बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य की राजधानी में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उस सेठ की एक ही बेटी थी जिसका नाम कमला था। कमला बहुत समझदार और बहुत सुंदर थी। सेठ की पत्नी काफी समय पहले गुजर चुकी थी। अब इतने बड़े घर में यह बाप और बेटी दोनों अकेले रहते थे। जब कमला जवान हुई तो सेठ ने उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करना चाही जो उससे दुगनी उम्र का था। कमला को ऐसे आदमी से शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने साफ साफ कह दिया कि वह कभी भी उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करेगी। सेठ ने कमला को समझाया कि बूढ़ा बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है और उससे शादी कर लेने के बाद उसकी सारी दौलत हमारे पास आ जाएगी। मगर कमला ने अपने बाप की एक नहीं सुनी। लेकिन बाप बहुत लालची और पत्थर दिल था। उसे बेटी पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया और उसने कमला को अपने घर में बंद कर दिया। और बहुत दिन बीत गए। आखिर कमला ने इस कैद से आजाद होने के लिए एक अनोखी तरकीब सोची। उसने अपने बाप से कहा, पिताजी, मैं आपकी बात को टालना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक शर्त पर उससे शादी कर सकती हूँ कि आप मेरी एक इच्छा को पूरा करें। कमला की यह बात सुनकर वह सेठ बहुत खुश हुआ और बोल उठा, हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं। एक इच्छा की क्या बात है, बशर्ते कि जहां मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूं तुम वहां शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी से बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है। कमला ने कहा, पिताजी, मैं चाहती हूं कि आप मुझे 500 सोने की अशर्फियां दें ताकि मैं एक खास लकड़ी का क्षमादान बनवा सकूं जिसमें 40 मोमबत्तियां जलाई जा सकती हों। 500 सोने की अशर्फियां, खास लकड़ी का क्षमादान? बाप ने हैरान होकर पूछा। हाँ पिताजी, मैं एक ऐसा ही क्षमादान बनवाना चाहती हूं। मेहरबानी करके आज ही एक कारीगर को बुलवाइए ताकि मैं उसे बता सकूं कि क्षमादान कैसा बनाना है। उसी दिन सेठ ने एक माहिर कारीगर को बुलवाया और कहा, जैसा क्षमादान मेरी बेटी बनवाना चाहती है जल्द से जल्द बनाकर दे दो। और हाँ, पैसे की चिंता मत करना, बस चीज मेरी बेटी की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। कारीगर ने कहा, सेठ जी, आप चिंता ना करें, काम आपकी बेटी की मर्जी के मुताबिक होगा। जब वह कारीगर क्षमादान बनाने लगा तो कमला ने कारीगर से कहा, जब क्षमादान बनाओगे तो इसमें इतनी जगह रखना जिसमें मैं आसानी से छुपकर बैठ सकूं, और उसमें एक ऐसा दरवाजा भी बनाना कि जिसे मैं जब चाहूं खोल लूं और जब चाहूं बंद कर दूं। यह कहकर कमला ने एक कीमती हीरा उस कारीगर को दिया और कहा, इस राज की बात का जिक्र उस सेठ से कभी मत करना। 500 सोने की अशर्फियां उस हीरे के अलावा उस कारीगर को दी गई, यानी तोहफे के तौर पर। कुछ दिनों बाद उस कारीगर ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार खास लकड़ी का क्षमादान उस सेठ के घर पहुंचा दिया। कमला ने अपने बाप की आंख बचाकर उसका गुप्त दरवाजा खोला और उसमें पूरे एक हफ्ते की खाने पीने की चीजें और पानी रख दिया। अगले दिन उस सेठ ने अपनी बेटी कमला से कहा, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, अब तुम्हें भी मेरी इच्छा के मुताबिक उस बूढ़े आदमी से शादी कर लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कमला ने नजरें झुका लीं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सेठ ने उसके आंसुओं की कोई चिंता नहीं की। उसने सोचा कि सभी लड़कियां माँ बाप के घर से विदा होते समय उदास हो जाती हैं और रोया करती हैं। वह उसी समय उठकर उस बूढ़े आदमी को खबर देने गया कि जल्दी से शादी का इंतजाम करो, मैं अपनी बेटी के लिए शादी की तैयारी कर रहा हूं। बाप के बाहर जाते ही कमला ने अपने जूते उतारकर मकान में बने हुए कुएं की मुंडेर पर रखे और खुद क्षमादान का दरवाजा खोलकर उसके अंदर छुपकर बैठ गई। शाम को बाप जब घर वापस आया तो उसने इधर उधर देखा। कमला का कहीं नामो निशान नहीं पाया। मकान का कोना कोना छान मारा, मगर बेकार, कहीं उसका नामो निशान नहीं मिला। आखिर ढूंढते ढूंढते उसकी नजर कुएं की मुंडेर पर रखे गए जूतों पर पड़ी। वह चीखते हुए रोने लगा। उसने समझ लिया कि कमला शादी के डर से कुएं में कूदकर मर गई है। वह रोते हुए कहने लगा, हाय मेरा बुरा हो गया, मैं ही अपनी बेटी का कातिल हूं। उसे मैंने ही कुएं में कूद जाने के लिए मजबूर किया। अगर वह उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी तो इसमें क्या बुराई थी? मैं उसकी शादी किसी जवान से कर देता। हाय हाय, यह मेरे करतूतों का फल है। वह देर तक रोने के बाद आखिर चुप हुआ। फिर उसे एहसास हुआ कि अगर शहर के कोतवाल को पता चल गया कि इसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और सिपाहियों ने आकर कुएं में से लाश निकाल ली, तो ना सिर्फ पूरे शहर में उसकी बदनामी होगी, बल्कि हो सकता है कि कोतवाल उसे जेल की सजा भी दे दे। इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। अगर कोई बेटी के बारे में पूछेगा तो कह दूंगा कि वह अपने रिश्तेदारों के घर दूसरे शहर गई है।
लेकिन सेठ की यह खुशकिस्मती कि कमला के यूं गुम हो जाने पर किसी ने भी उससे नहीं पूछा। लेकिन सेठ के दिल पर तो बहुत सदमा था। वह जैसे ही अपने काम से फारिग होकर घर में आता, प्यारी बेटी की तस्वीर कई देर तक उसकी आंखों के सामने घूमती रहती और वह मुंह छुपाकर काफी देर तक रोता रहता। खास लकड़ी का वह बड़ा क्षमादान सेठ के दुख में और इजाफा करता। वह जब भी उस क्षमादान को देखता तो उसे ख्याल आता कि कितने प्यार से मेरी बेटी ने यह क्षमादान बनवाया था, लेकिन किस्मत से उसे एक बार भी इसमें मोमबत्ती जलाना नसीब नहीं हुआ। यह सोचकर उस सेठ की हिचकी बंध जाती। आखिर उसने फैसला किया कि वह यह क्षमादान उस कारीगर को वापस कर देगा और उसे कहेगा कि यह क्षमादान बेचकर इसकी जो भी कीमत मिले वह मुझे दे दे। क्षमादान बहुत खूबसूरत और कीमती था। कारीगर खुशी खुशी उसे उठाकर अपनी दुकान में ले गया और शीशे की एक अलमारी बनाकर उसमें सजा दिया। उसी दिन राजा का बेटा घोड़े पर सवार होकर बाजार में कुछ खरीदने के लिए आया। उन दिनों उसकी शादी होने वाली थी और वह अपनी होने वाली पत्नी के लिए अपनी पसंद की चीजें खरीदना चाहता था। खास लकड़ी के उस क्षमादान पर राजकुमार की नजर पड़ी तो वह बहुत खुश हुआ। ऐसा शानदार और इतना खूबसूरत क्षमादान तो महल में भी नहीं था जिसमें 40 मोमबत्तियां जलाई जा सकती हों। राजकुमार ने मुंह मांगी कीमत देकर वह क्षमादान खरीद लिया और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे सावधानी से महल में ले जाओ और उसके खास कमरे में सजा दो जहां हम सोया करते हैं। नौकरों ने आदेश के मुताबिक वह क्षमादान राजकुमार के शयन कक्ष में ले जाकर पलंग के करीब ही सजा दिया। उस क्षमादान के आ जाने से शयन कक्ष की शान ही दोगुनी हो गई। राजकुमार उसे देखकर ही खुश होता था। राजकुमार की आदत थी कि वह अपना सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना अपने शयन कक्ष में ही खाया करता था। जिस दिन क्षमादान उसके कमरे में लाकर रखा गया, उस दिन उसने महसूस किया कि जो खाना सोने चांदी की थालियों में लाकर रखा गया था वह खाली पड़ी है। सब्जी भी पहले से कम दिखाई देती है और 1-2 रोटियां भी गायब हैं। राजकुमार यह देखकर हैरान तो हुआ, लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा। अगली सुबह भी ऐसा ही हुआ कि दूध का पूरा भरा हुआ गिलास आधा दिखाई दिया और 4 उबले हुए अंडों में से 2 ही बाकी रह गए और नाश्ते में 3 सेबों में से 1 सेब भी गायब था। फिर राजकुमार ने नाश्ता लाने वाले से पूछा, भाई ये गड़बड़ किसने की है? नौकर यह सुनकर बहुत घबराया और अदब से बोला, राजकुमार जी, आपके खाने में गड़बड़ करने की किसकी जरूरत हो सकती है? जरूर यह किसी भूत प्रेत का काम है। भूत प्रेत? राजकुमार चिल्लाया। भूत प्रेत कहां से आ गया? पहले तो ऐसी शिकायत कभी देखी ना सुनी। खैर, आगे से ख्याल रखना। लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होती रहीं। हर रोज शाम और सुबह के खाने और नाश्ते में से 1 आध रोटी या कोई फल या अंडा गायब हो जाता और कभी कभी तो दूध का गिलास पूरा ही खाली मिलता। राजकुमार नौकरों पर नाराज होता, उन्हें डांटता और उन्हें सजा देने की धमकी देता, मगर रोजाना ही ऐसी रहस्यमयी शरारतें होती रहीं। एक दिन सुबह राजकुमार की आंख खुली और नौकर नाश्ता लेकर आया तो राजकुमार ने देखा कि नाश्ते की थालियों में हर चीज सही और पूरी है। उसने नौकर को आदेश दिया कि नाश्ता यहीं पर रखकर चला जाए। इसके बाद राजकुमार उठा और स्नान घर में जाकर उसने मुंह हाथ धोया और फिर अपने शयन कक्ष में आ गया। आते ही उसकी नजर नाश्ते के बर्तनों पर पड़ी तो उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि शायद नौकर ठीक ही कहते हैं। जरूर इस कमरे में किसी भूत प्रेत ने डेरा जमा लिया है। नाश्ते में से चीजें गायब कर देना उसी की हरकत है। राजकुमार ने देखा कि 4 अंडों में से 1 अंडा गायब है, दूध का गिलास भी आधा रह गया है और 2 सेब भी गायब हैं। कोई और होता तो डर के मारे वह पूरे कमरे को ही खाली कर देता और डर के मारे उसमें सोने का ही ख्याल नहीं लाता। लेकिन वह बड़ा बहादुर राजकुमार था। उसने सोचा कि यह कैसा भूत है जो हम इंसानों की तरह नाश्ते और खाने का शौक रखता है, उसे पकड़ना चाहिए। इसलिए उसने फैसला किया कि एक रात वह जागकर उसे पकड़ेगा और देखेगा कि यह भूत प्रेत आता किधर से है। राजकुमार झूठ मूठ अपने पलंग पर लेटकर सो गया। आधी रात हुई तो उसे धीरे से किसी चीज की आवाज आई। उसने अपनी गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा। खास लकड़ी के क्षमादान के अंदर एक दरवाजा खुल रहा था। फिर देखते ही देखते उस दरवाजे के अंदर से एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर निकली। उसने सोते हुए राजकुमार को एक नजर देखा। फिर वह दबे पांव उस मेज की तरफ बढ़ने लगी जिस पर राजकुमार के लिए रात का खाना रखा हुआ था और राजकुमार ने जानबूझकर नहीं खाया था। लड़की कुर्सी पर बैठ गई और जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया।
राजकुमार कभी कभी आंखें खोलकर लड़की को देख लेता। थोड़ी ही देर में लड़की ने अपना पेट भर लिया। फिर वह जल्दी से उठकर दबे पांव क्षमादान की तरफ आई और उसमें घुसना ही चाहती थी कि राजकुमार ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की के गले से एक चीख निकली और वह बेहोश हो गई। राजकुमार ने उसे उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी की छींटें मारी तो वह होश में आई। तो वह डरी डरी नजरों से राजकुमार को देखने लगी। कौन हो तुम? राजकुमार ने पूछा।